हाय गाइस, ये है आपका रायपुर का जीएसएम चौक। रायपुर का जीएसएम चौक आप देख सकते हैं। जैसे आपने बताया कि सास ये है प्रताड़ित करती है या ननद प्रताड़ित करती है, तो यहाँ बारिश काफ़ी महिलाओं हो की रही सबसे है। बड़ी दुश्मन आज तो महिला का ही ये वीडियो है ना। और उन्हीं के कारण से ही जो हस्बैंड है या ससुर हैं, उनके मन में वो छोटी छोटी बातों को बता करके एक घृणा का भावना पैदा करती हैं, है ना। इसलिए जो है अब उसमें मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि चाहे पत्नी है या फिर सास है, इन लोगों को ये समझदारी होना चाहिए और चीज़ों को जो है कॉम्प्लिकेट करने की बजाय उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। और अननेसेसरी चाहे हस्बैंड अपने बेटे से है या अपने पति से है, उस चीज़ों की शिकायतें नहीं करनी चाहिए जिससे कि है आगे विवाद और बढ़े, है ना। सर, मैं क्या देवर ब्रदर इन लोग का कोई भी राइट्स है अपने भाई और भाभी के पर्सनल मैटर में बोलने का या कुछ भी, जबकि वो साथ में भी नहीं रहता है, दूर रहता हो और खुद उसने लव मैरिज किया हो। ऐसी सिचुएशन में इंटरकास्ट मैरिज मैक्सिमम सिचुएशन में देखा गया है कि अननेसेसरी हस्बैंड वाइफ के जो प्राइवेट टॉक्स हैं या उसमें जो व्यक्तिगत जो हस्बैंड वाइफ के संबंध है उस पर कमेंट करना या उस पर विवाद और क्रिएट कराना, ये गलत बात है। लेकिन कई सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि एक काउंसलिंग की भूमिका निभाते हैं परिवार के सदस्य। तो उस स्थिति में यदि एक सकारात्मक दोनों पक्षों को समझाने का या एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस स्थिति में मध्यस्थता किया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सर, यदि वो एक पक्ष को गलत ही बोल रहे हैं कि नहीं भाई के पास टाइम नहीं है, तो ये सवाल यदि कोई देवर बोलता है, अरे शादी अपने हस्बैंड से किए हैं, उससे वो टाइम मांग रही है, मैसेज करती है, तो इसमें देवर को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें दोनों पक्षों को समझ करके ही करना चाहिए। उसमें मैं मतलब ये जैसे इस कोर्ट के नज़रिए से, जैसे कोर्ट में क्वेलिटी लगाते हैं, तो क्वेलिटी इसी आधार पर जाती है कि वाइफ यही कहती है कि मुझे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता, मेरा खर्चा नहीं उठाता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते। तो इसमें मैं पॉजिटिव वाइब्स, मुझे जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, पॉजिटिव वाइब्स में ये कहना चाहूँगी यदि चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड, यदि वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को समझकर और शेयर करें, एक दूसरे से बात करें, तो बहुत सारे सॉल्यूशन प्रॉब्लम निकल जाते हैं यदि बिना थर्ड पर्सन के। यदि जहाँ वो अपने घर वालों को लेके चलते तो वो इमोशनल होकर अपने घर वालों के बीच की बात मानकर उनके रिश्ते में ब्रेक आया है। जैसे कोर्ट के अंदर में 20 साल की एज के लड़के लड़कियां देखे जा रहे हैं, डाइवोर्स लेने आ गए हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, और जिसके बच्चे नहीं होते तो उनके हेल्थ पर और उनकी फैमिली पर भी असर होता है। एक अनएम्प्लॉयमेंट है और एक एम्प्लॉयमेंट है। यदि आप अच्छा जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आप केस अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन जो नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए तो केस लड़ना आज के दिन में बहुत मुश्किल है सर। और वो भी यदि 12 साल तक केस लड़ा जाए तो वो पैसे सेविंग किए जा सकते थे, 12 साल के खर्चे, जो इस खर्चे को आप रो रहे हो अपनी वाइफ पर खर्च करने के लिए, तो वो खर्च तो आपका सेविंग 12 साल पहले भी हो सकता था और आज भी हो सकता है। मेन जो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, पति को ये लगता है कि मैं अपनी पत्नी के सामने क्यों झुकूँ, या पत्नी को ये लगता है कि मैं पति के सामने क्यों झुकूँ। और जहाँ तक फाइनेंशियल कंडीशन वाली बात है, तो उसमें जो है देखा जाता है कि चूंकि पत्नी अनएम्प्लॉयड रहती है, इसलिए उनको फाइनेंशियल बर्डन तो होता है। इसी वजह से जो प्रावधान बनाए गए हैं भरण पोषण के और अन्य धारा 24 के या डोमेस्टिक वायलेंस में प्रावधान इसीलिए बनाए गए हैं कि उनका जो पालन पोषण या ड्यूरिंग दी डाइवोर्स का लिटिगेशन जब चल रहा है, उस पीरियड में जो उनका एक प्रकार का धन की जो आवश्यकता है, चाहे वो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए हो या खुद के पालन पोषण के लिए, इसीलिए जो है उसकी व्यवस्था बना करके इसका प्रावधान किया गया कानून में। और जो वाइफ नहीं चाहती है कि वो मेंटेनेंस दे, वो इतना चाहती है कि जो भी उनके फादर ने खर्च किए शादी से लेकर, और कोर्ट में तो हस्बैंड ने उसे घसीट कर लेकर आया है फॉल्स केस के थ्रू, तो वाइफ यही चाह रही है कि सिर्फ उससे वही अमाउंट मिले, उसे ना ज़्यादा ना कम। तो इसमें और हस्बैंड की अच्छी एक सैलरी है। तो दोनों पक्षों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा मैडम, क्योंकि ये चीज़ प्रूफ करना, शादी में जो खर्च हुए हैं उस चीज़ को आप एज ए ये नहीं कर सकते। बस ये परमानेंट जो हो गया खर्च, उसको आप एज ए क्लेम नहीं कर सकते उसको।
लेकिन एज ए परमानेंट एलिमनी आप कोर्ट से मांग सकते हैं, जिसमें आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख करके कि आपको कितना खर्चा लग सकता है या आपकी क्या परिस्थितियां हैं, आपके हस्बैंड का क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कोर्ट एक परमानेंट एलिमनी का ऑर्डर करता है। और रही बात आपका जो भी आप स्त्री धन वगैरह की जैसे बात कर रहे हैं, तो स्त्री धन वगैरह का जो है वो भी आप अलग से एक एप्लीकेशन लगा करके जो भी दोनों पक्षों ने, चाहे हस्बैंड के परिवार वालों ने या आपके खुद के घर के परिवार वालों ने उन्होंने दिया है, उसको आप वापस मांग सकते हैं। लेकिन जो शादी में खर्च हुए हैं उस अमाउंट को मिलना, एक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो अमाउंट वापस किया जा सके। सर यहाँ पर क्या एक चीज़ ये बता सकते हैं कि दोनों के पक्ष में, यदि वो खर्चे को छोड़ दीजिए, हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोर्ट में आने के बाद मेंटेनेंस की बनती है, जो कोर्ट वाइफ को दुलाता है वो क्या दुलाता है? देखिए, कानून के हिसाब से जो है जो सेटल्ड प्रिंसिपल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो ये बोलता है कि हस्बैंड का जो नेट सैलरी है या जो इनकम कमाता है वो उसका 25% अमाउंट वाइफ को देना है। ऐसा बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि 25% ऑफ द सैलरी ऑफ द हस्बैंड इज द जस्ट एंड प्रॉपर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। सर इसमें यदि वाइफ यही अपनी आउट ऑफ कोर्ट के थ्रू ये चाह रही है केस न लड़े, वो 25% भी नहीं चाहिए। उसने केस नहीं किया होता, उसकी 10 साल जो 12 साल कोई भी अमाउंट या हस्बैंड वापस नहीं कर सकता है, उनके वापस नहीं ला सकता है, ना कोर्ट दिला सकती है। लेकिन वाइफ बस यही चाह रही है कि जब तुम वापस नहीं कर सकती वो मेरे 12 साल, तो तुम वही अमाउंट दो जो मेरा जो एक्सपेंस हुआ है उसकी वजह से जो मेरा हरेस ये हुआ है, स्पॉइल हुई है लाइफ, वो उसकी का हर्जाना मांग रही है और किसी चीज वो तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है मैडम। इसमें इसमें नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैं ये जानना चाह रही हूँ, यदि आउट ऑफ कोर्ट ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई कंपेल नहीं किया जा सकता किसी को भी, दोनों पक्षों में से, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। अच्छा। इसमें जो है या तो आप एक एप्लीकेशन भी लगता है कानून में, परमानेंट एलिमनी के लिए आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें आप सारी परिस्थितियों को बता सकते हैं कि शादी में मेरा ये खर्चा हुआ, मेरा जो अभी वर्तमान में ये मुझे मेरे बच्चों का ये पढ़ाई लिखाई, उनका जो शादी संस्कार जो भी आपका है, और उसके अलावा रहना खाना, घर का रेंट देना, और फ्यूचर में ये खर्चे लग सकते हैं। इसके लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगाया जा सकता है जिसमें कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है कि आपको कितना परमानेंट एलिमनी देना है जी। ऐसा भी एक एप्लीकेशन आप कानून के तहत लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि आपसी सहमति से ये सब चीज़ें हो जाए, तो इसके लिए आप दोनों को एक पॉइंट पे एग्री करना पड़ेगा, वो चाहे 10 लाख रुपए हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो। उसके लिए आप दोनों को म्यूचुअली आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा। जी सर, मैं ये चीज़ कही, जब इस केस से जो कि आज दिन देखा जाता है कि इससे अच्छा एक मैसेज जाता है वाइफ को भी और हस्बैंड को भी, कि वाइफ और मैसेज ये जा रहा है कि वो जब कोर्ट में आकर अपनी जिम्मेदारी को उनको निभाना पड़ रहा है, चाहे वो लड़के कोर्ट के थ्रू निभा रहे हो, कोर्ट उनसे निभा रही हो, वो खुशी से नहीं यदि अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो वो बिना, बस वो ये है कि वाइफ नहीं है, वो फ्रीडम है, वो जहाँ चाहे जो भी करे उनको वाइफ रोक टोक नहीं कर रही। लेकिन जो वाइफ के खर्चे सिर्फ हस्बैंड यही दे रहा है, और वाइफ को ये है कि मुझे हस्बैंड से खर्च मिल रहे हैं, वो भी फ्रीडम है कि उनको रोक टोक नहीं है। और लेकिन जिम्मेदारी बोल के वाइफ को भी टेंशन है कि उसका फ्यूचर क्या है, वो उसके माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक वो माँ बाप के साये में, रिलेटिव्स में रहती है, उसकी भी लाइफ आगे में ग्रोथ करे। तो दोनों की यदि समझदारी यदि अच्छी तरह से हो यहाँ पर, कि दोनों को जब जिम्मेदारी के साथ ही निभाना है, आज चाहे ऑफिस हो या घर, आज जिम्मेदारी आप निभाते हो, अपनी ऑफिस की ड्यूटी निभाते हो, तभी आपको सैलरी मिल रही है, एडवोकेट को उसके क्लाइंट मिल रहे हैं। यदि वो दोनों शादी के बाद यदि ये समझे कि हमारी ये जिम्मेदारी है वाइफ हस्बैंड को और हस्बैंड वाइफ को, तो ये डाइवोर्स केस मुझे लगते हैं सर 70% कोर्ट में आना बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, यदि आपसी लोग यदि अच्छे तरीके से रहें और सब चीज़ों को समझें, पति पत्नी एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दे, या जो भी विवाद है उसको सुलझा ले, या जैसा सारा चीज़ों को सेटल कर ले, तो बिल्कुल ये सब विवाद उत्पन्न ही ना हो। कोर्ट तो चाहती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने
कोई भी डाइवोर्स पिटिशन फाइल होता है तो उस पर कम से कम 3 बार सारे जो फैमिली कोर्ट्स है उसको स्पष्ट रूप से डायरेक्शन दे करके रखी हुई है कि आपको हर प्रोसीडिंग में एक मीडिएशन कराना है, जिससे आप दोनों पक्षों को समझा सको कि आप तलाक मत लीजिए या आप फिर से अपना जीवन रीस्टार्ट करिए, या फिर आप ऐसा कोई परिस्थिति में फंस गए कि डाइवोर्स लेना ही है तो आप जो है आपसी सहमति से डाइवोर्स ले लीजिए। ये समझाने के लिए ही हर स्टेज में, चाहे वो डाइवोर्स पिटीशन हो, चाहे 125 का पिटीशन हो, कोई भी पिटीशन केस आप फाइल करते हो कोर्ट में, तो उसमें कोर्ट यही समझाने का प्रयास करती है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये सब चीज़ों के लिए आपको आपसी सहमति से ही एक दूसरे की समझदारी से और चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मानते हुए, समझते हुए आपको एक दूसरे के साथ सेटल करना चाहिए। जी सर, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर ना करे, माँ है, माँ सोचती है मेरा बेटा शादी के बाद इनसिक्योर हो जाती है, खास करके स्पेशली मदर, कि मैं शादी करती तो मैं इनसिक्योर हो गई। तो मदर का तो अपनी ओन जगह है, वो इनसिक्योर, उनको क्या चाहिए, घर, खाना पीना और उनके खर्चे मेडिकल। जब बेटे बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब खर्चे से कि उनके, क्योंकि जितना राइट्स बेटे हस्बैंड पर वाइफ का है उतना ही राइट्स माँ का भी अपने बेटे पर है। लेकिन जब बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका हस्बैंड अपनी माँ के लिए कुछ भी खर्च करे, लेकिन सास को यदि प्रॉब्लम होती है कि बेटा बहू पर 1 रुपया खर्च ना करे, इससे बात ना करे, तो यहाँ पर एक क्लेश खड़ा होता है मन में। ये तो गलत धारणा है। कोई भी जो सास है, माँ है, उसको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि बहू के ऊपर खर्च ना करे, केवल घर में ही खर्च करे। लेकिन अब चूंकि माँ को ऐसा लगता है कि देखिए ऐसा सिचुएशन रहता है, बेटे के लिए जो सिचुएशन रहता है वो ये है कि उसको ये लगता, माँ को ये लगता है कि इनसिक्योर लगता है कि ये तो पूरा बेटी बहू का हो गया है, और वाइफ को ये लगता है तो पूरा माँ का हो गया है। तो इन इनसिक्योरिटी में हस्बैंड को भी ये चाहिए कि जो है दोनों में सामंजस्य बैठा करके रखे और दोनों को ये आभास ना होने दे कि जो है किसी एक पक्ष का वो हो गया है करके। सर यहाँ पर एक दूसरी बात कि जो ननद शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, क्या उनका राइट्स है कि अपने भाई भाभी के बीच में और हर छोटी मोटी बात में डेली का फ़ोन करके इंक्वायरी लेना या उनसे बात करना और पूछना, एक कॉमन हालचाल पूछना अलग बात है, हर चीज़ के अंदर में अपनी ओपिनियन देना हर डेली एवरीडे, क्या सुबह हो शाम? ऐसा नहीं करना चाहिए। बहनों को भी समझना चाहिए कि भाई यदि मेरा भाई का परिवार चल रहा है तो उससे मेरा ही एक मायके जो है सुख शांति से चल रहा है करके, और ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहाँ पर उनको लगे गलत है करके वहाँ पर उनको एक सजेशन दे देना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो करके या बहुत ज़्यादा अपने जो भाई और भाभी के रिलेशनशिप में ऐसा ये क्रिएट नहीं करना चाहिए, परेशानी क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो ननद अपने मायके आकर अपनी भाभी को बोलती है घर से तुम निकल जाओ और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा नहीं सुनता, मेरा हस्बैंड सुनता है, ये टोन यदि ननद देती है, शादीशुदा ननद, पढ़ी लिखी एक, तो ये सब गलत बातें हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को जो है एक तो बहन को भी नहीं बोलनी चाहिए, और दूसरा चीज़ वाइफ को भी जो है ये सब चीज़ों को बोलना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, सारा कुछ अपना सब कुछ। सर यहीं से क्लेश है कि यदि हस्बैंड बहन की बात को सपोर्ट कर रहा है, वाइफ को कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि बहन ये तो गलत है। चाहे ननद हो उसकी भी गलती है, और हस्बैंड हो उसकी भी गलती है, दोनों की गलती है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और बाकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है विवाद बनाने की बजाय उसको सॉल्व करने का प्रयास। आज घरेलू हिंसा में यही सब विवाद की वजह से जो देखा गया है, घरेलू हिंसा यही सब बात का विवाद का कोर्ट में आता है, और यही चीज़ फैमिली कोर्ट के डाइवोर्स केस में क्रुएल्टी बोलकर आता है। तो सर ये दोनों चीज़ देखा जाए तो घर का ही मैटर बाहर में आती है सोसाइटी में। फिर लोग कहते हैं, हस्बैंड कहता है कि तुमने मुझे बदनाम कर दिया, मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। लाइफ तो दोनों की स्पॉइल हो गई, पैसे दोनों की लाइफ स्पॉइल होती है। उसमें तो ये नहीं बोल सकते कि केवल हस्बैंड की लाइफ स्पॉइल है, या ये नहीं बोला जा सकता कि केवल वाइफ की लाइफ स्पॉइल है। स्पॉइल लाइफ तो दोनों की स्पॉइल होती है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन सर दोनों के स्पॉइल के होने के बावजूद भी सफ़र ज़्यादा करके वोमेंस करती है। वोमेंस करती है, ये इसलिए करती है क्योंकि वो आज भी किसी कल्चर में बंधी हुई रहती है, वो किसी के साथ अफेयर नहीं करती।
लेकिन हस्बैंड बैंक में काम करे या कहीं और ऑफिस में काम करे तो उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो इंजॉय करते हैं, पार्टी में जाते हैं। ये नहीं कि वो गलत होते हैं, कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी टाइम ये कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन आया है कि शादीशुदा औरत हो या पुरुष हो, अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रह सकते हैं। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर आया, इससे सोसाइटी और रिश्ते पर जो फर्क पड़ेगा, तो क्या ये रिश्ते सही रहेंगे? अभी तक तो सब चल रहा था कि मेरी वाइफ किसी और के साथ बात करती है, डाउट में रहते थे। अब तो ये इसमें क्या है, देखिए ये जो जजमेंट इसलिए लाना जरूरी हो गया था क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि जब दो मेजर लोग पति या पत्नी या दो जो मेजर पर्सन्स हैं, वो यदि एक दूसरे के साथ नहीं रहना मतलब हस्बैंड वाइफ के रूप में नहीं रहना चाहते हैं और दूसरे के साथ नहीं रहना मतलब हस्बैंड वाइफ के रूप में नहीं रहना चाहते हैं और कंसेंट से यदि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। पहले क्या ये अपराध की श्रेणी में माना जाता था, तो ये मतलब अपराध पहले अपराध की श्रेणी में माना जाता था। इसके लिए सजा भी, पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब था। उसको इसीलिए हटाया गया कि यदि दो मेजर पर्सन यदि एक दूसरे के साथ अपनी सहमति से रहते हैं तो उसमें पनिशमेंट जैसा कोई चीज़ ना है। उसको आप डाइवोर्स के रूप में ये कर सकते हैं, उसको डाइवोर्स लेने के लिए उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आईपीसी के अंतर्गत तो क्या इसमें भी क्या वाइफ को क्या एलिमनी मेंटेनेंस मिलेगा? वाइफ को यदि वो एडल्ट्री में रहती है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि यदि वो अपने पति से बिना डाइवोर्स के यदि किसी दूसरे पुरुष के साथ यदि रिलेशनशिप डेवलप करती है तो एडल्ट्री है। वो 125 मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत डिफाइंड है। यदि वाइफ क्रूएल्टी, एक प्रकार का क्रूएल्टी ही हुआ, इसमें मेंटेनेंस की पात्रता नहीं रखती वाइफ। अच्छा, यदि वो अपनी मर्जी से रहती है दूसरे हस्बैंड लड़के के साथ, हाँ, और यदि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ नहीं अपनी मायके में रह रही है, हस्बैंड दूसरी लड़की को लाके रखा है, वो भी डाइवोर्स के लिए ग्राउंड है। आप उसके लिए क्रिमिनल, देखिए यदि उसने मैरिज कर दिया है तो बाइगेमी, द्विविवाह का आरोप लगा करके उसको आप जेल भेज सकते हैं, जो कि अभी भी कानूनी मान्यता प्राप्त है। उसको खत्म नहीं किया है कोर्ट ने, अच्छा, है ना। ड्यूरिंग आप मैरिज, फर्स्ट मैरिज, यदि आप बिना डाइवोर्स के या बिना वाइफ के डेथ के यदि आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर दी इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो लेकिन वो जेल जा सकते हैं। लेकिन आप जो है एज ए हस्बैंड या वाइफ, यदि आप किसी दूसरे जो महिला या पुरुष के साथ कोई संबंध बनाते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी से इसलिए हटा दिया गया है कि चूंकि आप लोग सेपरेशन में रह रहे हैं और कई बार एक अफेक्शन हो जाता है, इस वजह से कोर्ट ये बोलती है कि यदि दो वयस्क लोग मिल करके यदि कोई रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जी सर। तो सर जैसे कि हस्बैंड यदि बिना डाइवोर्स दिए हुए तो शादी किसी से कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकता, बिल्कुल, और कर ले तो वो जेल में जाने का आपकी सर यहाँ पर एक चीज और कि यदि दोनों जन केस लड़ रहे हैं और हस्बैंड अपनी नॉमिनी में अपनी माता को रखा है और डाइवोर्स केस कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें क्या वाइफ क्या हिस्सेदार होती है? डेथ हो जाने पर बोल रहे हैं? हाँ, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और नॉमिनी उनकी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द डाइवोर्स पिटिशन, यदि आपका मतलब हस्बैंड का या वाइफ का डेथ हो जाता है और जो डेथ बेनिफिशियरी रहेगा वो वाइफ रहेगी, वाइफ रहती है। हाँ, लेकिन नॉमिनी यदि उन्होंने अपनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आप सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत आप सेक्शन 372 में आप क्लेम कर सकते हैं और भले नॉमिनी वो है, मदर है या वाइफ, उस कंडीशन में आप जा करके कोर्ट से डिक्लेरेशन करा सकते हैं। जी सर। सर यदि हस्बैंड अपनी नाम से प्रॉपर्टी नहीं रख के अपने भाई और बहन और अपनी माता के नाम पर कर रहा है कि वाइफ को कुछ नहीं देना पड़े, वो ये हाइड करना चाह रहा है और हाइड कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में वाइफ क्या करे? कोई उसके लिए उपचार नहीं है, क्योंकि देखिए वो सेल्फ एक्वायर्ड जो है सेल्फ अर्न मनी है उनका, और उस केवल आप जो है वाइफ आफ्टर डेथ जितने भी हस्बैंड के बेनिफिट्स हैं उसको ले सकती है या उनकी प्रॉपर्टी पे राइट रखती है। लेकिन यदि हस्बैंड यदि लाइव है, जिंदा है, तो वो अपने जो कमाया हुआ पैसे को कुछ भी कर सकता है वो,
जी सर। है ना। उस पे ये नहीं बोला जा सकता कि वो अपने माँ के नाम पे या अपनी बहन के नाम पे या अपने और अन्य रिश्तेदारों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना परचेस करे, या इस टाइप का कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसमें वैसा किया जा सके। तो सर वाइफ का तो हक बनता है ना उसकी मेंटेनेंस पर, कि वो 25 से, यदि वाइफ मेडिकल में है, घर में है, तो उसको 35% ये भी तो नहीं, एक वो लोग। कोर्ट ने जो है मैक्सिमम उसका लिमिट जो है वो डिसाइड किया हुआ है। अब हो सकता है फ्यूचर में और जो दूसरे एक्सपेक्ट हैं उसको देख करके कोर्ट उसको रिवाइज करे, लेकिन अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट मेरे को जानकारी है उसके हिसाब से 25% को मैक्सिमम अमाउंट मान यदि करके हस्बैंड की सैलरी 20 लाख पैकेज है, तो वाइफ को कितना मिलना चाहिए 25 में? 25% आप कैलकुलेट कर लीजिए उसके हिसाब से। 5 लाख साल का। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक ठीक। आप देख सकते हैं मैं फैमिली रायपुर बिल्डिंग तिवारी के पास सामने हूँ, और यहाँ पर कितना रश है हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को लेकर। ये है सीन, ये देखिए यहाँ पर। कोर्ट गए बगैर आप अपने केस, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को ज़रूर मौका दीजिए, क्योंकि लाइफ में रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पैसे इम्पॉर्टेंट है। जीने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे ही रिश्तों की ज़रूरत होती है। गुस्सा झगड़ा किस घर में नहीं है, हर घर में गुस्सा है, झगड़ा भी है, लेकिन साथ ही साथ प्यार है, अपनापन भी है। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, इसलिए अपनी थोड़ी सी लालच के कारण अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मन नहीं करिए। बाकी आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये कोई फेक नहीं है, ये रियल स्टोरी पर वीडियो है और डिस्कशंस। थैंक यू।